वेलकम टू जूरिस क्रैक पे इंडियन एविडेंस एक्ट सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इस सेंस में कि हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को 61 टू 65 में देख लिया है। अब इसके जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन बचे हुए हैं 66 टू 90 उसे हम देखेंगे। तो 66 में 61 से लेकर 61 में हम ये समझा था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। इसका डिफिनेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दिया हुआ है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसको इंस्पेक्शन और द कोर्ट के लिए पेश किया जा सकते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, है ना। और सेक्शन 62 सीधा सीधा कहता है कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में फ़र्क सेक्शन 63 में। और 64 कहता है क्या कि किसी भी केस को प्रूव करने के लिए आपको प्राइमरी एविडेंस दिया जाना चाहिए, प्राइमरी डॉक्यूमेंट दिया जाना चाहिए। इन केस कुछ सर्कमस्टांसेस मेंशन किए गए हैं 65 में। तो इसका मीनिंग यही था सेक्शन 61 से लेके 65 के बीच में कि आपको अगर अपने केस को जीतना है तो यू मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल कॉपी, है ना। इन केस अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं, आप ला नहीं सकते, मूवेबल नहीं है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी अलाउ की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, देन वो आप एज ए सेकेंडरी एविडेंस वो एडमिसिबल होगा। लेकिन फोकस होता है प्राइमरी एविडेंस पे। साथ ही साथ एक चीज होता है कि अगर किसी कॉपी है तो वो क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में एडमिसिबल हुआ कोर्ट में? दम नहीं होगा। ओरिजिनल से किया हुआ कॉपी ही सेकेंडरी एविडेंस होता है। ये बातें हमने अपने पिछले क्लास में देख ली थी। आज के क्लास में हम 66 से आगे बढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 66 कहता है रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। किसी को नोटिस देके उसके पोजीशन में वो ओरिजिनल कॉपी है, अब आप उसको नोटिस दिए तब तो वो प्रोड्यूस करेगा। दिस सेक्शन लेस्ड ऑन ए नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर अ सेकेंडरी एविडेंस कैन बी रिसीव्ड अंडर सेक्शन 65 क्लाउज ए। नोटिस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। आप उसे नोटिस दीजिए, अन्यथा जब नहीं नोटिस देने के बाद भी वो दे पाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, देन उसका सेकेंडरी एविडेंस विल बी एडमिसिबल एज पर द Sir George Rankin. The only purpose of notice to give the party an opportunity by producing the original to secure, if pleases, द बेस्ट एविडेंस ऑफ द कंटेंट। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि द बेस्ट एविडेंस रूल पे हम चलें, जहां भी हो एविडेंस बेस्ट एविडेंस रूल हो। जैसे जब ओरल एविडेंस की बात करें तो सेक्शन 60 में हम डायरेक्ट ओरल एविडेंस लें, जहां पे जिसने देखा है, जिसने सुना है, जिसके अपने ऑर्गन्स के प्रिसाइव बाई द सेंसेस, खुद के उसके सेंसेस ने प्रिसीव्ड किया, ऑसे एविडेंस ले। या सेक्शन 64 में जाके हम ऑसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले जो प्राइमरी एविडेंस हो, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हो, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसे ले। ये नोटिस देने का मामला ये होता है कि चांस दीजिए, पहले अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो दे तो ठीक है, अन्यथा फिर पार्टी क्या करेगी, उसकी एक सेकेंडरी कॉपी को कोर्ट में प्रेजेंट करिए जिसे कोर्ट एडमिट कर सकता है। दिस सेक्शन विल एप्लीकेबल ऑन द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन 67 कहता है द प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलीज्ड टू हैव साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर साइन किया हुआ है या जो हैंड राइटिंग है तो इस पर अगर एलिगेशन लगे तो इसको कैसे देखना है? इफ अ डॉक्यूमेंट इज एलीज to be signed or have been written wholly in part of any person, the signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proof in to be in his handwriting before admitting। इस नोटिस को मतलब इस लेटर को एडमिट करने से पहले इसके कंटेंट या इसके सिग्नेचर को हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये उसी जिसको लीज किया जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि राइटर है, तो ये उसी द्वारा लिखा गया। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टैब्लिश दैट द राइटिंग और द सिग्नेचर ऑन दैट डॉक्यूमेंट इज ए बिलोंग टू दैट पर्सन। ये हमें प्रूफ कर लेना पड़ेगा, स्टैब्लिश। अगर बात डिजिटल सिग्नेचर की होगी तो हमें 67A का हेल्प लेना पड़ेगा। इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, क्या है अब की डॉक्यूमेंट सेक्शन 68 क्या कह रहा है? प्रूफ ऑफ execution ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। कोई लॉ है, XYZ लॉ है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अथॉरिटी के अंदर बना हुआ, जिसमें लिखा जा रहा है कि ये अगर आप काम कर रही है, एग्रीमेंट अगर बना रही है, कॉन्ट्रैक्ट बना रही हो, या ये आप लीज बना रहे हो, तो यू नीड टू बी अंडर द अटेस्टेड। एक लॉ बना दिया कि अटेस्टेड होना उस डॉक्यूमेंट का मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। तो इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इट शॉल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। उसे एविडेंस में तब तक नहीं लिया जाएगा until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, and if there be an attesting witness alive the subject to the process of the court and capable of giving evidence। अगर किसी मान लो ये वैसा डॉक्यूमेंट है जो बाय लॉ ये रिक्वायरमेंट है, बाय लॉ ये रिक्वायरमेंट है कि ये अटेस्टेड होना चाहिए,
अब मान लो इस पे 4 लोगों ने साइन किया था, इसमें से अगर 4 में से अगर 3 लाइव है या एक ही लाइव बचा है, तो इसको आपको कोर्ट में लाना होगा उसको, ये और लाने के बाद उसकी टेस्टिमोनी देनी होगी कि इसने साइन किया था। इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, इट शैल बी यूज्ड एज एविडेंस, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस until one attesting witness at least has been called for purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, जिंदा रहना शर्त है, and subject to the process of the court and capable of giving evidence. This section apply only where the execution of the document has to be proved. उसके execution को proof करना होता है. Where execution is not to be proved, it is not necessary to call any attesting witnesses. अगर execution को proof करना ही fact and issue नहीं है, वो issue में है ही नहीं, then we don't require anyone to come and say that कि हमने ये टेस्ट किया था। अब आइए 68 में ही, प्रोवाइडेड दैट इट शॉल नॉट बी नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं होगा किसी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना इन प्रूफ ऑफ द एक्सक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नॉट बीइंग अ विल, जो विल नहीं है, विच हैज बीन रजिस्टर्ड इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ IRA, दैट इज इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, unless its execution by the person by whom it proposed to have been executed in specific denied. इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान दे दिया गया, प्रोविजन दे दिया गया कि अगर इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट एक्सक्यूट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो ऐसे लोग अटेस्टिंग विटनेसेस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो माना जाएगा बस विल को छोड़ के। विल का ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आता भी नहीं है, लेकिन ये जरूरत तब भी पड़ सकती है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है कि अगर इसमें डॉक्यूमेंट तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर ही रजिस्टर हुआ है, एक्सक्यूट हुआ है, लेकिन जो अटेस्टिंग विटनेस है वो डिनाइड कर दे, नहीं मैंने नहीं किया था, तो पार्टी है, देन आपको वो विटनेस फिर कॉल करना पड़ेगा। व्हेन द अटेस्टिंग पार्टी नीड नॉट टू बी कॉल्ड, किस किस कंडीशन में अटेस्टिंग विटनेस को आप कॉल नहीं करेंगे? पहला एक प्रिजम्पशन पे है, जहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 years old है, the court under section 90 presume it have been duly executed and attested. यहाँ पे section 30 में क्या होता है, section 90 में क्या होता है कि कोर्ट उसे presume मानता है कि वो duly executed है, attested है। When a party to a document against whom it is sought to be used admit its execution by himself, अगर कोई एडमिशन 60, आप ये सेक्शन हम लोग जब पढ़ रहे थे 56 to 58 कि जुडिशियल नोटिस, प्रिजम्पशंस, एडमिशंस का कोई भी क्या होता है, उससे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। तो कोई पार्टी अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में एडमिट कर एक्सक्यूशन कर रहा है, उस एडमिशन को भी आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। जब प्रूफ नहीं करना पड़ेगा तो यू डोंट नीड एनी अटेस्टिंग विटनेस, क्या उससे बुलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। When that document is not produced on notice, section 89, and then the secondary evidence of its contents is given under section 65A. ये 3 कंडीशन दे दिए गए जहां पे अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत नहीं है। पहला विटनेस है कि प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90, जहां पे अगर 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसके लिए कोई अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट देख रहा है कि एज फैक्टर 30 साल पहले डॉक्यूमेंट में भी उसे सही जवाब दे पाएगा, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग इज अ ह्यूमन बीइंग, भूल सकता है, वो कैरेक्टर है उसका। उसके बाद है जिस चीज़ का एडमिशन हो जाए तो उसको जुडिशियल फैक्ट माना जाएगा। थर्ड, अगर ये कहा जा रहा है कि नोटिस देने के बाद भी अगर नहीं दिया जा रहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आप अपना सेकेंडरी एविडेंस पेश कर दीजिए। ये 3 केसेस में क्या होगा कि आप अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 69 ऑफ एविडेंस एक्ट, प्रूफ वेदर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब सब के सब विटनेस अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं मिले तो क्या किया जाएगा? Section 69 come into play when none of the attesting witnesses can be found or when the document is executed in a UK। एक तो वो यूके में बना हो, 1872 में यूके जाने में 3 महीने लग रहा था, या वो फाउंड नहीं हो उस विटनेस को। इन सच सर्कमस्टांसेस 2 things have to be proved: the signature of one of the attesting witnesses in his handwriting, that the signature of the executant in his handwriting। 2 चीज़ को प्रूफ कर दीजिए, विटनेस का सिग्नेचर था और जो एक्सक्यूटेंट है उसके हैंडराइटिंग में किया गया है। तो अब आपको इस्टेब्लिश क्या करना है? उसका सिग्नेचर ऑफ द विटनेस, सिग्नेचर ऑफ अटेस्टिंग विटनेस, और देन द हैंडराइटिंग, सिग्नेचर ऑफ द एक्सक्यूटेड इन हिज हैंडराइटिंग। ये 2 चीज़ को अगर आपने इस्टेब्लिश कर दिया 67 में, तो आपको ये नीड नहीं होगा कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को इस्टेब्लिश किया, वो एक्सक्यूशन इस्टेब्लिश अपने आप हो जाएगा। Admission of execution by party to attested document. The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, so it be a document in the handwriting of that person। अगर किसी ने एडमिशन कर लिया तो why you required, हम तो अगर 2 पार्टी हैं, ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है इस डॉक्यूमेंट को लेके,
ए बोलता है, अब बी ने बोल दिया कि नहीं ये डॉक्यूमेंट तो मैं नहीं लिखा था, तो सारा विवाद का ही जड़ खत्म हो गया। सेक्शन 71 क्या डील करता है? प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस डिनाई कर जाए कि नहीं हमने किया ही नहीं, जानबूझ के डिलिबरेटली या भूल जाए, 10 साल पहले कोई डॉक्यूमेंट रोज 100 डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था, आज उसने भूल गया। इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट, या तो भूल जाए या तो डिनाइज कर जाए, डू नॉट रिकलेक्ट द execution of the document, its execution may be proved by other evidences. Section 71 is an exception to the rigid rule of proof of an attested witness in Section 68. In Ram Ratan versus Bittencourt, it was held that a section only operate if the attesting witness denies or does not recollect of the execution of document or has turned hostile. अगर वो विटनेस क्या करिए तो बोल, लेकिन वो टेस्टिंग विटनेस बोले मैंने सिग्नेचर नहीं किया, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सिग्नेचर मैंने नहीं किया, मतलब किसी तरह से 3 ही कंडीशन हो सकता है ना, या तो डिनाई करेगा, या तो रिकलेक्ट नहीं कर पाएगा, या तो होस्टाइल हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग किसी पैसा देके इंड्यूसमेंट करके थ्रीट देके किसी से इंड्यूस कर दिया, अब आप क्या कह रहे हो? इसमें सेक्शन 71 एक्सेप्शन देता है कि अगर ऐसे केसेस में जहाँ पे टेस्टिंग विटनेस ये तीनों काम करता है तो यू कैन प्रूव विद अदर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस। 72 evidence, section 72 of Evidence Act, proof of document not required by law to be attested, and an attesting document not required by law to be attested may be proved as it was unattested. When a document is not required by law to be attested, then the provision section 72 applies and the document shall be proved as it was unattested. मान लीजिए ये एक एग्रीमेंट है और जो लॉ है इसके रिगार्डिंग उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अनअटेस्टेड ही कॉपी चाहिए, अनअटेस्टेड कॉपी ही इसका मान्य होगा। लेकिन कई लोग होते बोले नहीं इसका हम अटेस्ट करवा लेते हैं, अटेस्ट करवा लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट में आ जाएगी, ये जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है अटेस्टेशन का, तो आपको जो प्रूफ करना होगा इस कंडीशन पे जैसे कि अनअटेस्टेड है, मतलब यू डोंट नीड टू कॉल एनी अटेस्टिंग विटनेसेस, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है। आपको इस डॉक्यूमेंट को एज इट इज ले जाना है जैसा है, मतलब उसमें जो रिक्वायरमेंट था नहीं तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट ले जाना है, उसके हैंड राइटिंग से, उसके सिग्नेचर से, जिस तरह जो भी कंडीशन हो उस पर उसको एस्टैब्लिश करना है, नॉट ऑन द बेसिस है कि उसका रिक्वायरमेंट अगर एक्सक्यूशन और नॉट या टेस्टिंग विटनेसेस का नहीं है, तो आप अगर टेस्टिंग विटनेसेस लगा देते हैं सेक्शन 72 के केसेस में जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं कह रहा, 72 सिंपल सा बात कर रहा है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इसके बारे में ये साफ तौर पे लिख दिया गया है लॉ में कि उसके लिए उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना इज नॉट मैंडेटरी, या लॉ साइलेंट है उसके बाद, तो उसे हम क्या करेंगे, अटेस्टेड तो करवाएंगे नहीं, लेकिन स्टिल कोई व्यक्ति अगर अटेस्टेड करा लेता है तो उसे प्रूफ जो करना होगा अटेस्टेड की तरफ नहीं करना होगा, अनअटेस्टेड कॉपी की तरफ प्रूफ करना होगा। Section 73 of the Evidence Act, comparison of signature, writing or seal with other admitted or proved. As per Section 73, to ascertain whether a signature, writing or seal is one of the person by whom it purport to have been written or made, any signature, writing or seal admitted to be proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with one which is to be proved, although that signature, writing and seal has not been proved or any other purpose. तो उसे कंपेयर करना होगा उसके साथ, उसको भी प्रूफ करना होगा, ये सेक्शन 73 कह रहा है। 73A, proof as to the verification of digital signature, while section 73A provided the proof as to the verification of digital signature in order to ascertain whether a DS is that of the person by whom it purport to have been affixed. The court में डायरेक्ट द पर्सन और कंट्रोल ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जब भी डीएस दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से नहीं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट verifying the digital signature purported to have been affixed by that person. Any other person to apply the public key. ये दो केसेस में क्या होता है कि अगर 73A का मामला है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो सर्टिफिकेट है या पब्लिक की है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हमने लमसम सारा इशू पढ़ लिया है। अभी ये इसकी एक्सक्लूजन को भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।